बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। NHS फार्म से मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फॉल आर्मी वर्म। ये एक बड़ा चैलेंजिंग इंसेक्ट पेस्ट है हमारे लिए। पिछले 2 सालों से ये पाकिस्तान में अपीयर हुआ है। पहले ये अफ्रीका में था, लेकिन अब पिछले चंद सालों से ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन के मतलब कि पहचान क्या है और किस तरह से हम इसको अपनी क्रॉप को इससे बचा सकते हैं और किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, और इसका केमिकल कंट्रोल और इसके अलावा नेचुरली हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और वो हमारे वो दोस्त जो कि रेस बेड पर क्रॉप्स लगा रहे हैं या पिकनिक पर क्रॉप्स लगा रहे हैं, वो किस तरह उनकी क्रॉप्स इससे महफूज रहने के उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं जी। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, तो मैं डायरेक्टली बात करता हूँ इसकी पहचान की। तो एक तो है कि इसका जो जनाब हेड है, उस साइड पर आपको वाई शेप्ड मार्किंग जो है वो नज़र आएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये सबसे ऊपर जो तस्वीर है, इसके हेड के ऊपर जो है ना, वो उल्टा वाई जो है वो आपको बना हुआ नज़र आता है। इसके अलावा जी इसका जो बॉडी सेगमेंट्स हैं, उस पर आपको चार तरह के ये चार मतलब स्पॉट्स नज़र आते हैं, बिल्कुल मुरब्बा शेप में। ठीक है। और ये नीचे वाली तस्वीर जो है, इसमें आपको नज़र आएगा जी किस तरह जो है वो डैमेज करता है क्रॉप को। ये इसकी बेसिक जी पहचान है हमारे लिए। जो इसका कैटरपिलर है जो हमारी क्रॉप को नुकसान देता है, उसकी ये पहचान है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये एग जो हैं, इस तरह के इसके एग नज़र आते हैं। पत्ते की लोअर साइड पर देता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अटैक हो तो ये अपर साइड पर भी जो है वो दे सकता है। ठीक है। और अंडे देने के बाद ना जी, ये वाइटिश कलर का जो है इसके ऊपर सफ़ूफ बना देता है, जिससे वो अंडे जो हैं वो कवर हो जाते हैं। और इसका ये जो मास आपको नज़र आ रहा है, ये 100 से लेकर 200 तक जो सफिरिकल एग्स जो हैं इसमें हो सकते हैं। और एक सिंगल फीमेल जो मौत है, वो जो परवाना है हमारा जो अडल्ट है, वो ऑन एवरेज 1500 अंडे जो है वो अपनी लाइफ में देता है। और एग स्टेज जो है वो इसकी 2 से 3 दिन तक चलती है वार्म कंडीशंस में। और अगर वार्म कंडीशंस नहीं है तो हो सकता है जी इससे ज़्यादा दिन भी चल जाए। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं ये इसका कैटरपिलर कि जो इसमें से सूंडी निकलती है, उसकी क्या सूरत हाल है जी। एग जो हैं जी वो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर हैच हो जाते हैं, और उसके हैच होने के बाद जो फनल है उसमें चले जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसका कैटरपिलर ग्रीन कलर का भी होता है और ब्राउन कलर का भी होता है। ठीक है जी। ये आप देख लें। और ये जो कैटरपिलर वाली इसकी स्टेज है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान चूँकि यही स्टेज देती है, तो इसका दुरानिया 14 से 22 दिन तक जो हो सकता है। और इसके बाद जो हैं ये ड्रॉप हो जाते हैं। ड्रॉप होने के बाद प्यूपा फॉर्म में ये ज़मीन में चले जाते हैं। ये जी इसका प्यूपा है, और ये इस शेप में रेडिश ब्राउन प्यूपा इसका होता है, सॉइल में चला जाता है और इसको मुश्किल होता है ऑब्ज़र्व करना। ठीक है जी। और इसके अलावा ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड इसके ऊपर कवर कर लेता है और ज़मीन में ये छुप जाता है, और ये आपको फाइंड आउट करना जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है जी। इसके अलावा ये ज़मीन के अलावा जो मेज़ कॉब होती है, उसमें भी इसका प्यूपा जो है वो छुप सकते हैं। और प्यूपल स्टेज जो है वो 8 से 9 दिन तक इसकी होती है। ठीक है जी। और लेकिन अगर ठंडा इलाका है तो 20 से 30 दिन तक भी हो सकती हैं। ये इसका अडल्ट हैं जी। ये आप देख सकते हैं, ये फीमेल एक साइड पे दिखाई गई है और दूसरे पास है। ये 14 जिधर लिखा है वो मेल माउथ है, और जिधर 15 लिखा है ये फीमेल माउथ है। ठीक है जी। तो ये रात के वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, स्पेशली जो वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, इवनिंग्स हैं, उसमें इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी। और आप देख सकते हैं कि अफ्रीका का इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इसने वहाँ पे सर्वाइव किया है।
अच्छा, ये आपको दिखाता चलूँ कि जी ये इस तरह की आपको डैमेज नज़र आएगा। जब ये कैटरपिलर बहुत छोटे होते हैं तो इस तरह ये पत्ते के ऊपर जो है वो पत्ते का नुकसान करते हैं और बिल्कुल पत्ता जो है वो आपको झिल्ली नुमा नज़र आता है। इसके बाद जब वो इसकी बिगर स्टेज आती है तो वहाँ पर ये पत्ते को बिल्कुल खा भी जाता है, उसमें सुराख भी हो जाते हैं। पहली स्टेज पर आपको जब ये सुंडियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं तो इस तरह ये नज़र आता है आपको। ये आप इसकी अगली स्टेज देख सकते हैं। इस स्टेज पर आके जी उसमें बोर करता है। ये इनिशियली बहुत ज़्यादा सुंडियाँ एक पौधे पर हो सकती है, लेकिन एट द एंड एक आध सुंडी सर्वाइव करती है। और इसमें एक और बिहेवियर भी होता है, जैसे सांप जो है वो अपने कहते हैं अंडे और बच्चे खा जाता है, इस तरह ये भी जो बड़ी सुंडी होती है वो छोटी सुंडियों को खुद भी खाना शुरू कर देती हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का डैमेज भी आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन होगी, ये इस तरह की आपको क्रॉप नज़र आएगी, जैसे ऊपर नज़र आ रही है। ये जब छली की स्टेज पर जब ये डैमेज करता है तो उस वक़्त इसकी इस तरह का डैमेज होता है, ये वाली इसकी स्टेज होती है। अच्छा जी, अब बहुत इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो है इसकी मैनेजमेंट जो है, वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो हमने ये सोचना है कि हम किस तरह जो फॉल आर्मी वर्म है उसको हम अवॉइड किस तरह कर सकते हैं कि हमारी क्रॉप पर वो आए ना। तो सबसे पहली बात कि आपने जो सीड है वो हाई क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का अगर आप सीड इस्तेमाल करते हैं, वो सीड जिसकी जर्मिनेशन एक ही वक्त में हो जाए और हेल्दी जर्मिनेशन हो, पौधे हेल्दी हों, तो हमारा जो फील्ड है वो इसके हमले से काफ़ी हद तक महफूज रहता है। ये आप याद रखें, अगर आपके खेत में ही कुछ पौधों की का कद ज़्यादा है, कुछ का कम है, कुछ पहले जर्मिनेट कर गए, कुछ बाद में जर्मिनेट करें करते हैं, तो तब आपके जो चांसेस ऑफ अटैक हैं फॉल आर्मी वर्म के, वो आपके मतलब यूनिक बिल्कुल सेम साइज़ के आपके पौधे जो हैं वो सेम टाइम पे जर्मिनेशन होनी चाहिए। इसके लिए आपका सीड का अच्छा होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा चैलेंज इसमें हमें ये है कि हम ऐसी वैरायटीज़ जो हैं वो मतलब बीटी मेज़ जैसे हम कह सकते हैं कि जीएमओ प्लांट्स हम लाएं जो इसमें इनके ख़िलाफ़ जो है वो रेजिस्टेंस हो। ठीक है जी। अगली बात है क्रॉप मैनेजमेंट, कि हम क्रॉप की मैनेजमेंट किस तरह करें कि हम इसको मैनेज कर सकें। क्रॉप मैनेजमेंट में जी मैं बात करूंगा कि सबसे पहले प्लांटिंग डेट्स के प्लांटिंग डेट्स, एक तो आप लेट सोइंग जो है उसको अवॉइड करें, और दूसरा स्टैगर्ड प्लांटिंग जो है उसको, स्टैगर्ड प्लांटिंग से मुराद ये होता है कि एक ही खित्ते में आप एक फसल को मतलब मई के मई स्टार्ट कर देते हैं जी मिड ऑफ मई में, फिर आप जून में भी लगा रहे हैं, 15 जून को भी, 10 जून को भी, फिर आप 20 को, 25 को, जुलाई, अगस्त, इस तरह नहीं। ये हमें करना पड़ेगा कि जिस इलाके में हम जब क्रॉप लगा रहे हैं तो वो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर सारी की सारी सोइंग जो है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये एक मखसूस स्टेज है जिस पे हमला करता है। अब अगर उस स्टेज के बाद इसको मेज़ अवेलेबल नहीं होगी तो ये वहाँ पर स्प्रेड नहीं होगा। एक चीज़, प्लांटिंग रेट्स इस तरह हमें फैसला जो है फ़ायदा दे सकती है। इसके दूसरी चीज़ है गुड सॉइल हेल्थ और एडिक्वेट मॉइस्चर, के अगर आपकी सॉइल की हेल्थ अच्छी है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है, आपने जिस तरीके से मकई लगाई है उस तरीके से, मतलब जैसे आप पिकनिक पर लगाते हैं या रेस बेड पर लगाते हैं, तो आपको सॉइल, पौधे को जो सॉइल का इन्वायरमेंट है वो अच्छा मिल रहा है, न्यूट्रिशन अच्छी मिल रही है और मॉइस्चर एडिक्यूट है, तो तब भी इस सूरत में इसका हमला जो है वो नहीं होता। और इसके अलावा जो है जी के, अच्छा एक और इसके मुतल्लिक लोगों के परसेप्शन है कि शायद जो क्रॉप का रेजिड्यू है वो अगर पड़ा रहे तो उसको हम ख़त्म करें। नहीं, क्रॉप रेजिड्यू ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रॉप रेजिड्यू जो है ये इसका कोई अभी तक साबित नहीं हुआ। दूसरा, क्रॉप रेजिड्यू अगर पड़ा रहे तो वो कवर देता है, मल्च होती है, तो उससे भी ज़मीन की हेल्थ जो है इम्प्रूव होती है। अब सबसे जो अहम चीज़ है वो डिस्कस करने वाली वो है प्लांट डाइवर्सिटी, कि हम एक खेत में एक से ज़्यादा क्रॉप्स लगाएं। ये पिकनिक का एक बाकायदा असूल भी है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, देखिए जब आप एक खेत में पॉली क्रॉप्स लगाते हैं तो सबसे पहली बात है कि फाल आर्मी वर्म जो है वो कंफ्यूज होता है कि मैंने इस क्रॉप को नुकसान देना है या इस क्रॉप को नुकसान देना है। ठीक है, वो अपने होस्ट को, वो जिसका मतलब फ़र्ज़ करें आपने जो है 2-3 क्रॉप्स लगाई हुई हैं, तो वो मेज़ के ऊपर अंडे देने की बजाय वो दूसरी क्रॉप पर अंडे देगा। तो इस तरह वो जब दूसरी क्रॉप पर अंडे देगा तो उसमें जो कैटरपिलर हैं वो मेज़ पर नहीं आएंगे बल्कि उस क्रॉप पर फीड करेंगे, और हो सकता है वो क्रॉप उनके लिए इतनी फेवरेबल ना हो जितनी कि मेज़ फेवरेबल है। इसके अलावा आप अगर लेग्यूमिनस क्रॉप, मतलब आप ऐसी क्रॉप्स लगाएं
मकई के साथ जिसमें नोड्यूल्स होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करें, तो इस तरह ये तो एक तो कवर देंगी, मल्च के तौर पर वो काम करेंगी। और मल्च करेंगे तो ज़मीन की हेल्थ अच्छी होगी, ज़मीन की हेल्थ अच्छी होगी तो पौधे की हेल्थ अच्छी होगी, और डेफिनेटली पौधे पर हमला नहीं होगा। दूसरा वो मतलब लेग्यूमिनस क्रॉप जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, नाइट्रोजन फिक्स करेंगी, और जैसे नाइट्रोजन की सप्लाई पौधे को ज़्यादा होगी, पौधा हेल्दी होगा और वो फॉल आर्मी वर्म के हमले से बच सकेगा। इसके अलावा जी बहुत सी क्रॉप्स ऐसी हैं जो कि हमारे प्रोवाइड करती हैं नेचुरल एनिमीज़ के, मतलब वो प्रीडेटर्स जो कि फॉल आर्मी वर्म को खाते हैं वो हमें प्रोवाइड करेंगी। अच्छा जी, एक और इसमें टेक्निक है, वो है पुश पुल टेक्नोलॉजी। पुश पुल टेक्नोलॉजी से ये मुराद है कि वही बात जो हम पहले करके आए हैं कि हम ऐसी क्रॉप्स लगाएं जो कि मतलब इसको या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करें या फिर इसको भगाएं। मतलब देखें, आप मेज़ के इर्द गिर्द अगर नेपियर ग्रास की एक एक लाइन लगा देते हैं, तो अब नेपियर ग्रास का जो पत्ते हैं वो इसके अडल्ट को अट्रैक्ट करेंगे कि वो अंडे नेपियर ग्रास पर, जब वो नेपियर ग्रास पर अंडे देगा तो, लेकिन नेपियर जो है वो मकई की निस्बत उसमें न्यूट्रिशन कम होती है, तो वो उसमें अंडे ज़रूर देगा, लेकिन उसके जो कैटरपिलर्स हैं वो उस पर सर्वाइव नहीं करेंगे, और वो मतलब जितने वो मकई पर सर्वाइव करते हैं तो वो बहुत। जी, इसके अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो है कि डिस्मोडियम एक ऑप्शन है जिसको हमारे पिकनिक के साथी जो है वो लाइव मल्च के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की जो आप कह लें कि इसमें से स्मेल आती है, जब शुआएं खारिज करता है, या इस तरह की उसमें से माहौल पैदा करता है कि ये मतलब उसके एडल्ट्स को जो है वो खेत से भगाते हैं, एक चीज़। और दूसरा कवर क्रॉप के तौर पर काम करता है, और तीसरा जो है वो सॉइल को इनरिच करता है नाइट्रोजन से। अगर आप मकई के साथ इसको लगा लेते हैं डिस्मोडियम को, तो ये आपको बहुत अच्छा फाल आर्मी वर्म के खिलाफ भी देगा, और इसके अलावा जो मकई को जो है वो अदर इसका फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा मैकेनिकल कंट्रोल की बात करें तो कुछ तजर्बा से ये साबित हुआ है कि अगर आप ऐश जो है मतलब सवा वगैरह जो है, और रेत, और इसके अलावा सारडस्ट जो है, मतलब लकड़ी का जो बुरादा है उसको, या जो डर्ट है उसको आप इसके अंदर जो है वो कोंपलों के अंदर डालें तो इससे भी कंट्रोल होता है। डर्ट जो है उसमें आपको बताऊं कि मतलब इस तरह के उसमें नीमाटोड्स होते हैं, जो बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं जो कि इसको खाते हैं। और इसके अलावा आप जब ये इनिशियल स्टेज पर होती है, पत्ते के ऊपर फीड करती है, तो अगर आप रस्सी फेरें तो उससे ये नीचे गिर जाएगी, जब नीचे गिर जाएगी तो दोबारा ऊपर नहीं चढ़ सकेगी। ठीक है जी। कुछ ने ये तजर्बात भी किए हैं कि वो तने के अंदर अगर आप पानी थोड़ा थोड़ा डालें तो उसके अंदर भी ये मर जाता है। ठीक है जी। और इसके अलावा एक और भी है कि अगर आप शुगर ऑयल्स और फिश सोप जो है उसका स्प्रे करते हैं तो ये मतलब उससे अट्रैक्ट होती हैं आंट्स वगैरह और चूंटियाँ वगैरह, वो अट्रैक्ट होंगी तो वो इसको खाएंगी। ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इसके आप देख सकते हैं कि ये ईयर विग्स मतलब है, इसके अलावा नीचे लेडी बर्ड बीटल हैं, ये इसके प्रीडेटर्स हैं। और इसके अलावा बहुत से नीमाटोड्स और बैक्टीरिया जो हैं, मतलब जैसे बीटी है, बैसिलस thuringiensis है। तो ये वो लोग हमारे जो पिकनिक पर क्रॉप्स लगाते हैं उनके पहले भी बात हम कर चुके हैं कि वहाँ पर जो बैसिलस thuringiensis है, बीटी बैक्टीरिया जो हैं उनकी मतलब ग्रोथ होती है, और वो ग्रोथ होने की वजह से वो वही बैसिलस thuringiensis पौधे का हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तरह अगर कोई इस पे अटैक करेगा तो वो उसकी वजह से खुद ही उनके गट में जाके बैसिलस thuringiensis को ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह हमारी बचत हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी। एंड पर मैं आपको थोड़ा सा केमिकल कंट्रोल भी बता देता हूँ कि वो जो लोग जो कन्वेंशनल पे कर रहे हैं, या अगर आपने पहली दफ़ा पिकनिक पे आए हैं और आपकी अभी तक वो माहौल नहीं क्रिएट हुआ, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पहले तो ये देख लें कि मेज़ में नेचुरली ये होता है कि अगर इसको वो डैमेज करता है तो मतलब उस डैमेज को कंपनसेट करने की उसमें मेज़ में सलाहियत होती है। मतलब ये नहीं कि हमला हुआ और जल्दी से आप कहें कि हमने स्प्रे करना है। तो इसमें अगर आपने स्प्रे करना है तो इसमें जो कोराजिन है वो आप 90 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियंट जो है वो आप स्प्रे कर सकते हैं। बेल्ट जो है वो आप 90 या 100 ml के हिसाब पर एकड़ के हिसाब से जो है वो आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने एमामेक्टिन इस्तेमाल या ल्यूफिनारन इस्तेमाल करनी तो 500-600 ml जो आपने स्प्रे करनी है। इसमें आपने नोज़ल जो है थोड़ी दूर रखनी होती है ताकि दवाई जो है वो उसके कॉम्पल के अंदर जाए और उसको ख़त्म करे।
तो जी इन्हीं गुजारिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जी।